हेलो गाइस। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज़। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 4। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 कवर कर लिया था। चैप्टर 4 इज़ अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड द कॉन्टिनेंट। ओके, सो द फर्स्ट two paragraphs are kind of introduction. We don't need that. Let's start from the here. According to Wagner, Wagner was a geologist. According to Wagner, all the continents form a single continent mass and the mega ocean surrounded by the same. The supercontinent was called Pangaea, which meant all earth, and the mega ocean was called Panthalassa, meaning all water. He argued that around 200 million years ago, the supercontinent Pangaea began to split. Pangaea first broke into two large continent masses as Laurasia and Gondwana, forming northern and the southern component respectively. Subsequently, Laurasia and Gondwana land continued to break into various smaller continents that exist today. A variety of evidence was offered in support of the continental drift. जो एल्फ्रेड वैगनर हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बेसिकली नींव रखी थी। उन्होंने ये कहा था जो भी आज हम कॉन्टिनेंट देख रहे हैं अपने आसपास, वो जैसे दिख रहे हैं वो हमेशा वैसे नहीं थे। दे आर स्लोली बट स्टेडली मूविंग। तो उनका ये मानना था कि 200 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट होता था जो आज का पूरे कॉन्टिनेंट को मिला के बना है, और उसका नाम था पैंजिया। और जो बाकी ओशन बचा उसका नाम था पैंथलेसा, राइट। और 200 मिलियन ईयर्स अगो हुआ क्या था कि उस जो एक पैंजिया था उसमें एक दरार पड़ी और उससे दो कॉन्टिनेंटल मास अलग हुए जिनका नाम था लॉरेशिया जो कि नॉर्दर्न पार्ट में था और गोंडवाना लैंड जो कि सदर्न पार्ट में था, ठीक है ना। और गोंडवाना लैंड ये गोंड ट्राइब के नाम पे ही रखा गया है। ओके, तो अब चलिए देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों, मतलब वो प्रूफ क्या देते हैं इस बात का, राइट। जो उन्होंने कहा ये तो उनका स्टेटमेंट था एक्चुअली, राइट। तो एविडेंसेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, राइट। सो लेट्स सी द एविडेंसेस। तो पहला उनका एविडेंस था कि द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो अगर आप कभी देखे होंगे, आपने कभी मैप या ग्लोब देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो पीसेस ऑफ द कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से ऑलमोस्ट फिट होते हैं, जिक्स ऑफ फिटिंग की तरह। जैसे जो पजल होती है ना, आपस में फिट करके एक बड़ी इमेज बनती है, एंड दे फिट इनटू ईच अदर। सो लेट्स सी द पिक्चर फर्स्ट, होप इट विल मेक इट क्लियर। सी जस्ट लाइक साउथ अमेरिका का ये कोस्ट अफ्रीका से कनेक्ट होता है। एक और इमेज है मेरे पास, ये देखिए, इसमें बाकी सब चीज़ें भी ऑलमोस्ट कनेक्ट होती दिख रही हैं आपको। सो दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि हमारे पास 5 कॉन्टिनेंट हैं वो आपस में एक दूसरे से फिट हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो एक दूसरे से अलग हुए हैं और इसीलिए वो आपस में फिट हो रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं सेकंड एविडेंस क्या दिया उन्होंने। सो रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन। सो द रेडियो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओशन है उसके अक्रॉस जो रॉक्स हैं वो उनका एज सेम है। इसका मतलब देखते हैं। सो दिस इज़ अफ्रीका एंड दिस इज़ साउथ अमेरिका। तो अगर हमें पता चल रहा है कि जो यहाँ पे जो रॉक्स थी, सपोज़ यहाँ पे जो रॉक्स मिली हमें और जो यहाँ पे रॉक्स मिली, दे आर ऑफ सेम काइंड and their age is same. So suppose if it was made 50 million years ago, these were also made in 15 years ago, 50 million years ago. So that ये फिर से वही प्रूफ कर रहा है कि ना, मतलब ये दोनों आपस में कभी हिस्ट्री में एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे, तभी जो यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन हुआ होगा इसमें बीच में सिमिलरिटी है, राइट। इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, the ancient rocks of 2000 million years ago from Brazilian coast matches with those of Western Africa, जो कि हमने देखा है। ये वेस्टर्न अफ्रीका हो गया और ये कोस्ट ऑफ ब्राज़ील हो गया, राइट। एंड उन्होंने कहा है कि ये जो यहाँ के जो कोस्ट के रॉक्स थे इससे मैच होते हैं। नेक्स्ट, टिलेट। ओके, सो पहले ये जान लेते हैं टिलेट होता क्या है। सो टिलेट is a sedimentary rock. So what is sedimentary rock? Sedimentary rock is any kind of rock which is made out of sediments that is breaking down of another rock,
ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज़ नोन टू हैव इट्स काउंटर ऑरिजिन फ्रॉम द 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। अभी हमने कहा था कि जो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वैगनर जो एक बहुत बड़ा लैंड मास था वो दो भागों में टूटा था, दैट इज़ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो ये इसमें ये कह रहा है जो टिलेट्स पाए गए हैं वो जो इंडिया में पाए गए हैं वही और इन 6 लैंड मासेस में पाए गए हैं जो कि पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड थे। मतलब कि सिमिलर रॉक फॉर्मेशन का मतलब है कि ये कभी हिस्ट्री में सेम जगह रहे होंगे एंड दैट्स वाई दे आर फाउंड, राइट। तो हम देख रहे हैं कि मतलब इतने कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते कि ये तीनों मतलब एविडेंसेस हमें साथ में मिल रहे हैं एक ही जगह के, राइट। ओके, प्लेसर डिपॉजिट, सॉरी, प्लेसर डिपॉजिट हम एक तरह से कह सकते हैं सोर्स। प्लेसर मतलब सोर्स। द ऑकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ द गोल्ड इन द घाना कोस्ट and the absolute absence of source rock in the region is an amazing fact. The gold-bearing veins are in the Brazil, and it is obvious that the gold deposit in Ghana is derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि क्या आप जानते हैं घाना कहाँ है? सो घाना इज़ इन वेस्टर्न अफ्रीका, घाना इज़ हेयर, और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? गोल्ड डिपॉजिट इनकी यहाँ की नदियों में पाया जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस रॉक से वो डिपॉजिट गोल्ड के पाए जाते हैं वो रॉक्स यहाँ नहीं मिलती। तो वैगनर साहब ये बोल रहे हैं कि वो रॉक्स यहाँ मिल रही हैं ब्राज़ीलियन प्लेट्यू में। सो ये फर्दर एक एविडेंस है कि ये दोनों कभी साथ में रहे होंगे, गोल्ड यहाँ से यहाँ आ गया होगा, ये अलग हो गया, तो अब बस यहाँ गोल्ड है बट इसका सोर्स नहीं है, राइट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। When the identical species of plants, animals adapted to living on the land or in fresh waters are found in either side of the marine barriers, a problem arises regarding the counting for such distribution. The observation that the lemurs occurred in India, Madagascar, Africa led some to consider the contiguous landmass Lemuria, linking these three landmasses. Mesosaurus was a small reptile adapted to shallow brackish water. The skeleton of these are found only in the two localities, southern Cape of Brazil, of South Africa, and Iraवर formation of the Brazil. Okay, तो नेक्स्ट पॉइंट इनका ये है कि अगर कोई भी फॉसिल जो कि है डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल जो कि हमें कंटिन्यूअस लेवल्स पे मिल रहा है, फॉर एग्जांपल व्हाट साइंटिस्ट ये कहते हैं कि लेमूर्स जो होते हैं एक तरह के एंशियंट रेप्टाइल्स के वो मिलते हैं हमें, जो कि यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे? थोड़े उनके भाग अफ्रीका में मिलते हैं, कुछ यहाँ पे जो मैडागास्कर वहाँ मिलते हैं, और इंडिया में मिलते हैं और अंटार्कटिका में मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे अलग थे, थोड़े यहाँ पे भी थे। इसका मतलब यही होगा कि ये एक कंटिन्यूस फॉर्म है, कंटिन्यूस लैंड फॉर्म रहा होगा पास्ट में, जो कि अब बदल गया। अब कभी भी देखो कोई भी चीज़, टाइगर जहाँ भी मिलते हैं वो कंटिन्यूस लैंड फॉर्म में मिलते हैं, उनमें बीच में ब्रेक नहीं होता है। और उसी तरह आप देख सकते हो अलग अलग चीज़ों के वो एविडेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल रिमेन्स ऑफ द रेप्टाइल मीजोफोरस, जो भी हमने अभी देखा था, मीजोसॉरस सॉरी, तो यहाँ और यहाँ पे मिल रहा है। दैट इज़, इसका मतलब ही ये दोनों लैंड मास कंटिन्यूस रहे होंगे। ओके, सो अभी तक हमने एविडेंसेस देखे कि अल्फ्रेड वैगनर क्यों ऐसा मानते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वो क्या बताते हैं, वाई द प्लेट्स और द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग इफ़ दे आर मूविंग। सो उन्होंने कहा दो फोर्सेस होते हैं जो कि कॉन्टिनेंट को मूव करा रहे हैं, और उन फोर्सेस का नाम है पोल फ्लिंग फोर्सेस और टाइडल फोर्सेस। ठीक है, तो पोल फ्लिंग फोर्सेस क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो अर्थ जो है ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है, मतलब ये बीच में इसमें बल्ज है, तो ये जब ये घूमता है ना, तो जो सारे जो कॉन्टिनेंट के पीस होते हैं ना, ये इस तरफ ड्रिफ्ट होके आते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ, it is related to,
द अर्थ्स सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और द सेकेंड फोर्स है जो कि टाइडल फोर्स है। दैट इज टाइडल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ड्यू टू सन एंड मून। मून मेजरली बिकॉज मून पास में है, और सन भी, सन का लेकिन लिटिल होता है, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आवर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट। हमने एविडेंसेस देखे, हमने फोर्सेस देखे, दीज टू थिंग्स आर मेंशन। अच्छा, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी। अभी हम देखते हैं कि अभी हमारे पास आगे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द ओशन एंड द अर्थ। तो आर्थर होम्स इन 1930s puts forward the convectional current theory. Arthur Holmes discussed the possibility of convectional current operating in the mantle process. These currents are generated due to radioactive elements causing thermal differences in the mantle portion. Holmes argued that there exists a system of such current in entire mantle portion, and this is an attempt to provide explanation to the issue of force. On the basis of contemporary scientists discarded the continental drift theory. Okay, तो हुआ ये कि लोगों ने, मतलब दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कि देखो आपका एविडेंसेस तो सही है, मान गए, बट हमें ये नहीं लगता कि ये जो छोटे छोटे फोर्स हैं, दीज आर एबल टू मूव द इंटायर कॉन्टिनेंट, इसलिए हम आपकी थ्योरी रिजेक्ट करते हैं। तो आर्थर होम्स ने कहा देखो मैं आपको एक नया रीज़न, फोर्स बताता हूँ जो कि ये कॉन्टिनेंट को मूव कर सकता है, और ये है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अच्छा, वो फोर्स क्या है, लेट्स सी। तो अभी हमने देखा था कि मेंटल में लावा होता है, दैट इज़ मेंटल इज़ काइंड ऑफ नॉट लिक्विड बट सेमी फ्लूइड, राइट। तो आर्थर होम्स ये कहते हैं कि जो ये लावा होता है ये यहाँ पे गर्म होता है, अच्छा, और यहाँ पे ऊपर रिलेटिवली कोल्ड होता है। तो जब भी लावा नीचे गर्म होता है और कोई भी गर्म चीज़ जब लेस डेंस हो जाती है तो ये ऊपर जाती है, ठीक है ना, ऊपर जाती है, फिर क्या होता है, ऊपर जाके ये ठंडी होने लगती है, और ये यहाँ पे क्या करती है, ये जो यहाँ पे क्रस्ट है इसको कट करती है या फिर मूव करती है। देखो ये ऐसे सेल बनाता है, थोड़ा अच्छे से देखते हैं ऐसा, तो यहाँ पे एक सेल बनाता है, बेसिकली लावा ऐसे सर्कुलेट होता रहता है, और ये जहाँ पे ये दो सेल बेसिकली कांटेक्ट में आ रहे हैं वहाँ पे नेट इफेक्ट क्या होता है कि प्लेट को मूव कर रहा होता है। देखिए यहाँ से मैग्मा इधर आ रहा है, यहाँ से मैग्मा इधर आ रहा है, और ये बेसिकली मैग्मा यहाँ पे क्रस्ट को पिघला के हटा रहा है ना, और क्रस्ट क्या हो रही है, इधर मूव हो रही है, सॉरी ये हो गया, इसको हटा देते हैं। ओके, ये तो ये उन्होंने एक नया फोर्स बताया कि कैसे जो फोर्स ऑफ कॉन्टिनेंट के मूव करने का जो फोर्स है, रीज़न फॉर द फोर्स है वो इंटरनल है, जो कि मैग्मा है, ना कि व्हाट द पोल फ्लिंग फोर्स एंड द टाइडल फोर्स व्हाट द अल्फ्रेड वेगनर वाज सेइंग। ओके, नेक्स्ट थिंग, मैपिंग ऑन द ओशन फ्लोर। तो पहले लोगों को क्या लगता था कि जो समुद्र है, जस्ट समुद्र है, उसके नीचे बस एक प्लेन सरफेस है, ऊपर पानी। बट जब लोगों ने ओशन कन्फिग्रेशन किया, पता लगाया, मैपिंग की, तो पता चला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ओशन के अंदर बहुत सी अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, ना कि वो प्लेन सरफेस नहीं होता। तो होता क्या है उसमें, ये भी देख लेते हैं। मैंने एक डायग्राम बना, हाँ ये देखो। तो ओशन सरफेस बेसिकली ऐसा दिखता है। ऐसा क्या, तो ओशन यहाँ से हमारा क्रस्ट रहता है, यहाँ पे हमारी ज़मीन है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद ये ओशन शुरू होता है यहाँ से। तो ओशन जो होता है यहाँ से कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, जो कि बहुत ही शैलो होता है, यहाँ तक काफ़ी शैलो एंड होता है वाटर का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही होता है, बट यहाँ पानी होता है, ठीक है। और फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है। सो कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, बहुत ही स्टीप होता है, ये स्टीप होता है, और ये नीचे जाता है। और ये एबिसल प्लेन, बेसिकली ये प्लेन होते हैं जो ये बहुत डीप होते हैं, इनकी डेप्थ ऑलमोस्ट लाइक 2000 से 4 किलोमीटर तक हो सकती है।
ठीक है। और उसके अंदर भी सी माउंट होते हैं, ट्रेंचेस होते हैं। सो ट्रेंचेस क्या होते हैं, ये होते हैं डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, और वोल्केनिक आइलैंड होते हैं। हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इनके ऑरिजिन पढ़ेंगे कि ट्रेंचेस कैसे बनती हैं, वोल्केनिक आइलैंड्स कैसे बनते हैं, और प्लेन्स कैसे बनते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो हम ये भी जान गए कि ओशन के अंदर जो रिलीफ होता है, ये रिलीफ क्या होता है, जो भी मतलब हाइट का चेंज होता है उसे हम रिलीफ कहते हैं। तो जो रिलीफ होता है वो इस तरह का होता है। वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है, सेम डायग्राम। ओके, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एंड एपिजल प्लेन एंड मिड ओशनिक रिचेस. These form the transition between continental shores and deep sea basin. They include the continental shelf, continental slope, and the continental rise and the deep oceanic trenches. Of these, deep sea trenches are the areas which are considerable interest so far as the distribution of ocean and continental flows. So, according to this, क्या होता है कि डीप सी ट्रेंचेस जो होती हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ रिसर्च. क्यों, किस बात की रिसर्च, की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन और कॉन्टिनेंट होता कैसे है. ओके, मिड ओशनिक रिजेस हमने देख लिया कि दीज आर चेन ऑफ माउंटेन्स. मतलब ओशन के अंदर चेन ऑफ माउंटेन्स होती हैं जिन्हें हम मिड ओशनिक रिजेस कहते हैं. रिजेस होती हैं स्मॉल माउंटेन्स को कहते हैं. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल रिफ्ट system at the crest and fractionated plateau and the fractional zone all along its length. मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रल क्रेस्ट होता है. लेट मी शो द डायग्राम आई गेस. यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ. सो ऐसा समझ सकते हैं कि बीच में ऐसा होता है, बीच में ऐसा होता है, ऐसा. तो ये चीज़ ऐसे चलती जाती है हज़ारों किलोमीटर तक. तो दुनिया की जो सबसे लंबी कह सकते हैं माउंटेन सीरीज़ है वो अंडर द ओशन पाई जाती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड वोल्केनोज. तो जितने भी वोल्केनोज और अर्थक्वेक हैं दुनिया में, अगर हमने मैप में मैपिंग करें तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा, ऐसा. तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ें टोटली रैंडम नहीं है. हम देख रहे हैं कोई पैटर्न दिख रहा है. यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना. ये देखिए हिमालय के पास आ रहा है अर्थक्वेक, यहाँ से एक लाइन जा रही है. सो व्हाट आर दीज. सो अभी हम आगे देखेंगे कि दीज आर प्लेट बाउंड्रीज, राइट. ये एक प्लेट है और ये उसकी बाउंड्री. सो इसमें सब यही डिस्कस कर रखा है बेसिकली, दैट्स इट. तो आपको ये पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग. तो अभी क्या है सी फ्लोर स्प्रेडिंग. एज मैंशनड अबव, द पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज प्रोवाइडेड कंसिडरेबल इन्फॉर्मेशन दैट वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ वैगनर. ठीक है. इट वॉज रियलाइज दैट ऑल अलॉन्ग द मिड ओशनिक रिजेस द वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सर्फेस. तो हमने जो रिसर्च की उससे ये पाया गया कि जो मिड ओशनिक रिजेस होते हैं, जो कि माउंटेन रेंजेस होती हैं अंडर द ओशन, उसमें वॉल्केनिक इरप्शन होता है और सरफेस में लावा आता है. ओके. रॉक इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द मिड ओशनिक रिजेस are remarkably similar in the terms of period of formation, chemical composition, and magnetic properties. Rock closer to mid-oceanic ridges are normal polarity and youngest, and the age of rocks increase as we one move away from the crest. इसका मतलब क्या है. तो ये बोल रहा है कि मान लीजिए ये मिड ओशनिक रिजेस हैं, ठीक है. यहाँ से हमने अभी देखा कि यहाँ से लावा ऊपर आता है, ठीक है. तो ये कहता है कि जो ईदर साइड ऑफ द क्रेस्ट है, अगर हम यहाँ इस रॉक को और इस रॉक को कंपेयर करें, इनकी केमिकल कंपोजिशन और इनकी एज और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफ़ी सिमिलर होती है. इसकी और इसकी सिमिलर होगी, इसकी और इसकी सिमिलर होगी. और हम क्रेस्ट से जितना दूर जाते जाएंगे, एज ऑफ रॉक उतनी ही बढ़ती जाएगी. तो ये लेट्स से अगर 1 मिलियन ईयर ओल्ड है तो ये 50 मिलियन ईयर ओल्ड होगी.
ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से क्रस्ट फॉर्म हो रही है और फिर क्या हो रही है, इसको इधर धक्का दे रहे हैं, तो ये इधर जाते जाते ये ओल्ड हो जा रही है और यहाँ पे दोनों साइड ऐसे क्रस्ट फॉर्मेशन हो रही है। हम यही चीज़ आगे पाएंगे भी, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट, द ओशन crust rocks are much younger than the continental rocks. The age of rocks in the oceanic crust is nowhere more than the 200 million years old, and some of the continental rock formation are old as 30 to 100 million years old. तो इसका ये बोलना है कि जो ओशन के अंदर जो क्रस्ट है वो उनकी एज रिलेटिवली बहुत यंग है जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर्स आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन. Scientists were expecting if the ocean floors were old as continent to have complete sequence of sediments. तो अनदर ये ऑब्जर्वेशन ये मिली कि जो सेडिमेंट लेयर होती है ओशन फ्लोर में वो बहुत ही थिन है, जितना मतलब साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत थिन है. The fifth point है, the deep trenches have deep seated earthquake occurrence while the mid oceanic ridges areas the earthquake foci is shallow end. तो मतलब बोला क्या इसमें कि जो डीप ट्रेंचेस हैं, ट्रेंचेस कहाँ पे हैं अभी हमने देखी थी ये, तो इसमें जो अर्थक्वेक का फोकस होता है वो भी डीप होता है ना, and the foci is shallow depth. Deep trenches have deep seated earthquake occurrence while the mid oceanic ridges have. तो जो मिड ओशियनिक रीजस होती हैं उनमें जो अर्थक्वेक का जो फोकस होता है वो काफ़ी शैलो होता है, मतलब सरफेस के बहुत पास होता है, ठीक है. सो इन सारे फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन जब आए तो इसके बाद हेनरी हेस नाम के साइंटिस्ट ने एक नई कहते हैं थ्योरी दी जिसका नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है. उन्होंने देखो जो अल्फ्रेड वैगनर थे उनके ज़माने में इतनी इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं हमारे पास, लेकिन अब ये सारी थ्योरीज और सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली और उसके बाद एक नई थ्योरी मिली, ठीक है ना. और उसने क्या कहा, हैज़ आर्ग्यूज दैट द कांस्टेंट इरप्शन ऑफ द crust of oceanic ridges causes the rupture of oceanic crust and the new lava wedges into it, pushing the oceanic crust on either side. The ocean floor thus spreads. The younger of the oceanic crust, as well as the fact that the spreading of the one ocean does not cause the shrinkage of another, made Hess think that the consumption of oceanic crust. He further maintained that the ocean floors gets pushed due to volcanic eruption and the crust sinks down at the trenches and gets consumed. इसका मतलब क्या, हेनरी हेस ये कहते हैं कि जहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस होती हैं, लेट्स से यहाँ पे एक मिड ओशनिक रिजेस है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा लावा क्या आता है, सरफेस में आता है. सरफेस में आता है तो पानी होता है तो क्या होता है, कूल डाउन होकर ठंडा हो जाता है, ठीक है. तो ये लेकिन करता क्या है, जब ये ऊपर आता है तो ये जो यहाँ की क्रस्ट है इसको इधर पुश करता है और यहाँ पे एक नई क्रस्ट बना लेता है, ठीक है. तो जो मिड ओशनिक रीजस है वहाँ पे न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, ओके. और ये क्रस्ट इधर पुश हो जाती है, ठीक है. और क्या, और होता क्या है कि ये जो क्रस्ट इधर पुश हो रही है वो कहीं पे जाके दूसरी प्लेट से टकराती है, ठीक है. ये एक कॉन्टिनेंट की प्लेट है, ये एक ओशन की प्लेट है, और ये टकरा के जो एक प्लेट होती है वो दूसरे के नीचे चली जाती है, यहाँ पे नीचे चली गई. तो ये यहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो गई, तो यहाँ पे क्रस्ट क्रिएट होती है, यहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है. तो जो जैसा मैंने बताया था इसमें देखिए कि यहाँ पे मैग्मा ऊपर आता है, लावा कूल डाउन होता है, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, तो ये न्यू क्रस्ट है. तो जब ये न्यू क्रस्ट बन रही है तो ऑब्वियसली ये वाली क्रस्ट इसको पुश करके इधर करेगी, तो ये वाली यंगर होती है, ये ओल्डर होती है, ये उससे भी ओल्डर होती है. सो ये ऑल दी अगर हम इंफॉर्मेशन को पुट करें तो ये थ्योरी निकल के आती है, राइट. एंड नेक्स्ट तो अब हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है. Since the advent of the concept of sea floor spreading, the interest in the problem of distribution of ocean and the continent was revived. It was in 1967 Mackenzie, Parker and also Morgan independently collected the available ideas and came out with another theory.
The concept term the plate tectonics. A tectonic plate is a massive irregular shaped slab of rock generally composed of continental and oceanic lithosphere. Plates move horizontally over the asthenosphere as a rigid unit. The lithosphere includes the crust and the top mantle with its thickness ranging from 5 to 100 kilometer in the oceanic part and 200 kilometer in the continental areas. The plate may be referred to as continental plate or oceanic plate depending on which of the following two occupy a larger portion. Okay, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि दुनिया में जितना पूरा आप दुनिया की जो सरफेस है उसको आप एक डिस्टिंक्ट प्लेट्स में बांट सकते हैं, उन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो और टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होता है कि ऊपर से पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल जो कि लिथोस्फीयर जिसे हम कहते हैं वो एस्थेनस इसके नीचे जो मेंटल में लिक्विड लावा है उसके ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। और यही एक दूसरे इन्हीं के इंटरेक्शन से ओशन और द कॉन्टिनेंट बनते हैं। और कोई भी प्लेट ओशियनिक प्लेट है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये पता चलता है कि वो मेजरली उसमें ज़मीन है या पानी है, ठीक है, ये उनका कहना है। तो पैसिफिक प्लेट लार्जली इज एन ओशनिक प्लेट वेर यूरेशियन प्लेट में बी अ कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो देखिए डायग्राम से पता चल रहा है ये यूरेशियन प्लेट है, हम यूरेशियन प्लेट में हैं, यहाँ पे भी है। और ये मोस्टली क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट है तो इसलिए कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और पैसिफिक प्लेट एक मरीन प्लेट है, ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट है क्योंकि यहाँ पे पूरे यहाँ पे ओशन है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड को हम इन 7 मेजर और कई माइनर प्लेट्स में डिवाइड करते हैं। आपको देखिए होगा क्या कि मोस्टली जो प्लेट्स के नाम होंगे वो उस एरिया के नाम पे होंगे तो आपको आसान पड़ेगा, बट कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जो कि जिनका नाम आपको पता रहना चाहिए, जैसे नाज़का प्लेट है जो कि साउथ अमेरिका में है, कोको प्लेट्स, कैरिबियन प्लेट्स, ठीक है। बाकी यूरेशियन, अफ्रीकन ये सब है ना, उसमें नाम से ही पता चल रहा है आपको। कैरोलिना प्लेट्स ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब के नाम है बेसिकली। तो अब एक नई तरह से अर्थ को देखने का बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट मिल गया। हम अब अर्थ को एक प्लेन उसमें नहीं देखेंगे, हम अर्थ को प्लेट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब आगे क्या कहते हैं इस थ्योरी में, दीज प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो याद है पहले कहा था कि 200 मिलियन ईयर्स पहले एक बड़ा सा लैंड मास था, वो अलग हुआ, लॉरेशिया बना और गोंडवाना लैंड बना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कभी भी हाँ प्लेट्स जो हैं वो हमेशा से मूव करती हैं, ऐसा नहीं कि उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट था और फिर वो मूव करना शुरू की और आज हम यहाँ पे हैं, नहीं, वो हमेशा से मूव कर रही होती हैं। और कभी कभी क्या होता है जब मूवमेंट में, जैसे कभी कभी भीड़ क्या होती है इकट्ठा हो जाती है, पर हमेशा लोग मूव कर रहे होते हैं। तो उसी तरह से कॉन्टिनेंट्स हमेशा ही मूव कर रहे होते थे, ठीक है। अच्छा, तो इट इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव्स बिलीव्ड बाय वैगनर, कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ प्लेट्स एंड व्हाट मूव्स इज प्लेट। तो ये कहते हैं कि कॉन्टिनेंट नहीं मूव करते हैं, जो प्लेट्स होती है वो मूव करती हैं और कॉन्टिनेंट उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। मोरओवर इट मे बी नोटेड दैट द ऑल प्लेट्स विदाउट एक्सेप्शन हैव मूव्ड इन द पास्ट। और सारी प्लेट्स जो आज जितनी भी हैं वो सब मूव की हुई हैं विदाउट एन एक्सेप्शन, और आगे भी मूव करती रहेंगे। वैगनर हैड थॉट दैट ऑल कॉन्टिनेंट्स टू हैव इनिशियली एग्जिस्टेड एज अ सुपर कॉन्टिनेंट। मैंने कहा था ना, जो वैगनर थे, जो पहले वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि पहले तो सब एक थे, फिर अब आगे सब बट गए। लेकिन अब मॉर्गन जो आगे की थ्योरी है, जो आज की थ्योरी, ये कह रही कि नहीं नहीं, सब पहले भी अलग थे, बाद में भी अलग हैं, बीच में कभी एक हो गए थे, ठीक है। However, later discoveries revealed that the continental mass resting on the plates have been wandering all throughout the geological period, and the Pangaea was a result of converging different continental mass that were part of one or the other plate, जो जस्ट मैंने जो अभी बताया आपको। और साइंटिस्ट ने कई तरह का पेलियोमैग्नेटिक डेटा यूज़ करके उनकी डिफरेंट लोकेशन दिखाई है, ठीक है। अब देखिए
थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज एक्सिस्ट। अब चूँकि हमने पढ़ लिया दो तरह के हमने प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी, कौन सी, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल जो मेजरली कॉन्टिनेंट के ऊपर होती हैं, ओशियानिक जो मेजरली ओशन के ऊपर होती हैं। तो इसके कारण होता क्या है कि तीन टाइप की क्या होती है, प्लेट्स की इंटरेक्शन होती हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं, आसान है। तो प्लेट की इंटरेक्शन तीन टाइप की हो सकती हैं। अगर ये प्लेट है और ये प्लेट दोनों अभी कॉन्टिनेंटल प्लेट मानते हैं और ये पास में आ रहे हैं, दैट इज़ कन्वर्जिंग प्लेट। तो होगा क्या कि फॉल्टिंग हो सकती है या फोल्डिंग हो सकती है। तो फोल्डिंग होगी कैसे, फोल्डिंग का मतलब क्या कि जैसे आप सोचिए दो आप कोई भी फ्लेक्सिबल चीज़ों को पास में लाएं और उसको कंप्रेस करें आपस में, तो ये होगा क्या कि ऊपर मूव करेंगे, तो ये बनेगा क्या, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे एक माउंटेन काइंड ऑफ बन गया, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, व्हेन ए न्यू ओके सॉरी, ये मैं कन्वर्जेंट का बता रहा था। व्हेन द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एट वन प्लेस dived under the location of sinking plate is called subduction zone. So let's see, यहाँ से पढ़ते हैं, भूल जाओ उसे। When a new crust is generated as the plate pulls away from each other, the site where plates moves away from each other is called spreading site. The best known is divergent areas of mid-oceanic ridges. तो ये बोल रहा है कि हमने मिड ओशियनिक रीजस के बारे में पढ़ा, अभी देखा था, कहाँ पे देखा था, यहाँ पे, ये मिड ओशियनिक रीजस है। ये मैप में कहाँ होती हैं, ये वहाँ पे होती हैं, जैसे हमारे पास लेट्स से ये एक ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, लावा यहाँ से आ रहा है, मैग्मा जैसे कहते हैं, ठीक है, ये उसको कट करेगा और यहाँ पानी है पूरा, इस पानी में कांटेक्ट में आके एक नई क्रस्ट क्रिएट करेगा जब ठंडा हो जाएगा तो, और ये इस क्रस्ट को इधर इधर कर रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं ना आप, नया क्रस्ट बन रहा है, ये तो क्रस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, लैंड फॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सी बाउंड्री है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है। डाइवर्जेंट क्यों, क्योंकि प्लेट का एक हिस्सा यहाँ जा रहा है, प्लेट का एक हिस्सा यहाँ जा रहा है। तो जहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है वहाँ पे क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना, मिड अटलांटिक रिज, तो ये हमेशा रिज में पाया जाता है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं, जो ब्लू कलर का जो ओशन है वो देखिए हमेशा मतलब हर जगह एक ही टाइप का ब्लू नहीं है, अलग अलग टाइप का ब्लू। ये देख रहे हैं आप, नॉर्थ अटलांटिक है, ये एक लाइन दिख रही होगी आपको, यहाँ पे कुछ है नहीं क्लिक करने के लिए, ये लोकेशन पे और ये लोकेशन पे है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ये जो नॉर्थ अटलांटिक प्लेट है बेसिकली यहाँ से ही एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी ये इसे क्या कहते हैं, मिड ओशियनिक रिज। ये एक माउंटेन सीरीज़ है, देखिए कितनी लंबी, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, कन्वर्जेंट बाउंड्री। अच्छा, कन्वर्जेंट में क्या होता है, अब देखिए कन्वर्जेंट में केसेस बन जाते हैं। और एक और चीज़ दिखा देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब मैप मिल ही गया तो। ये ओशन में हो रहा था। सिमिलरली एक जगह है, आपको पता होगा, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, आप सर्च करिएगा, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल ये है, ये यहाँ पे रिज है, ये इससे क्या हो रहा है कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। ये आपको पता है रेड सी है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो लेक दिख रही है ना आपको, ये लेक यहाँ से यहाँ तक, ये भी रिफ्ट वैली है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से कॉन्टिनेंट अलग हो रहे हैं। ये जो लेक है लाखों करोड़ों साल बाद अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है वो अलग हो जाएगा। तो सिर्फ रिजेस यहाँ पे भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, कॉन्टिनेंट में भी आ रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, convergent boundary, where crust is destroyed as
one plate dived under another, the location where the sinking of a plate occurs is called subduction zone. There are three ways in which convergence can occur: between ocean continent, between two ocean, and between two continents. ओके ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में दे दिया, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा एक्सपैंड करके। इनका कहने का मतलब है कि जब कन्वर्जन होता है बाउंड्री में तो तीन केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं? एक होता है लेट्स से ओशन ओशन कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, मतलब दो ओशन प्लेट एक दूसरे से आपस में कन्वर्ज हो रही है। इस केस में क्या होता है, एक प्लेट जो डेंसर है वो दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाली डेंसर है, तो ये होगा क्या, ये दूसरे के नीचे ऐसे दब जाएगी, ठीक है, ये ऐसे। और यहाँ पे क्या करेगी, ये सबडक्शन जोन है ना, जहाँ पे नीचे गई सबडक्शन जोन होता है। और इससे क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेंच क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ट्रेंच मतलब बेसिकली एक गड्ढा होता है। तो देख रहे हैं ना, क्योंकि ये यहाँ पे बेंड होके नीचे चली गई तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक गहराई ऐड हो गई, इसे हम ट्रेंच कहते हैं। और होगा क्या कि जब ये प्लेट नीचे गई, यहाँ पे आपको पता है मैग्मा है, क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फीयर के नीचे मैग्मा होता है। तो जो ये प्लेट के रॉक्स हैं ये जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये पिघल जाएंगे, और पिघल के क्या होगा, यहाँ से लावा निकलेगा, यहाँ से लावा निकलेगा, यहाँ से लावा निकलेगा, और ये क्या करेगा, इस प्लेट को पिघला के यहाँ से बाहर आने लगेगा। और जब लावा सरफेस में आता है तो क्या होता है, क्रस्ट का क्रिएशन करता है। तो इस तरह का लावा क्या करेगा, ट्रेंचेस का फॉर्मेशन। तो ओशन में होगा क्या, ट्रेंच बनेंगे और आइलैंड चेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, गूगल अर्थ में ही देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो डार्क पार्ट दिख रहा है ना, ये एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के नीचे दब रही है तब उसके कारण दिख रहा है। एक और मैं एग्जांपल आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है, जब अभी हमने देखा था ओशन का, जब टू ओशन प्लेट मीट्स, ठीक है। अभी अगर देखते हैं एक ओशन और एक कॉन्टिनेंटल का, ठीक है, इसमें वन कॉन्टिनेंटल एंड वन ओशनिक, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो ऐसा दिखाते हैं। मैंने ऐसा क्यों दिखाया, हमेशा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा थिक होती है ओशियनिक क्रस्ट से, और ज़्यादा डेंसर कौन होती है, ये डेंसर होती है हमेशा ओशन वाली। तो जब दो टकराएंगे तो सबडक्ट कौन सी होगी, नीचे कौन सी जाएगी, जो ज़्यादा डेंसर होगी, ठीक है। तो होगा क्या कि अब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाऊंगा इसे, ऐसे सबडक्ट हो जाएगी, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे सबडक्ट हो गया, ठीक है। तो ट्रेंच बना यहाँ पे, जैसे पहले बन रहा था ट्रेंच बना, ठीक है। और अगेन यहाँ पे क्या हुआ, ये लावा जो है यहाँ पे, ये क्रस्ट था, इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर, इसके नीचे मेंटल है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये वाली रॉक्स होती हैं जो पिघल जाती हैं, ये पिघल के अगेन यहाँ पे आती हैं, इसको पिघलाती हैं, इसको पिघलाती हैं और यहाँ से बाहर आती हैं, ठीक है। और ये है क्या, क्रस्ट के ऊपर से जब मैग्मा आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, वोल्केनो बनेगा, और वोल्केनो का माउंटेन बनेगा। तो यहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो का माउंटेन बनाती है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्रेंचेस बन रहा है। तो इसमें इस केस में होता क्या है, ट्रेंचेस बनती हैं और वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। अच्छा, इसको हम देख सकते हैं। फर्स्ट वाले का एग्जांपल देखना मुश्किल है क्योंकि ओशन प्लेट्स बहुत ही कम ऐसे एग्जांपल मिलते हैं। अब इसको कहाँ देखा जाए, तो इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है साउथ अमेरिका।
ये देखिए साउथ अमेरिका में ये एक प्लेट है, ठीक है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये ओशन प्लेट है। कौन सी? लेफ़्ट वाली। मैं यहाँ पे, हाँ ये जहाँ पे अभी एक पिन है, ठीक है। और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, यहाँ पे पैराग्वे के जो भी है साउथ अमेरिका। और जो ये आपको डार्क लाइन दिख रही है जो कि साउथ अमेरिका के जस्ट लेफ्ट में है, देखिए डार्क लाइन, वो क्या है? डार्क लाइन है ट्रेंचेस। मैंने अभी बताया था ना, जो ओशन के साइड वाली पॉइंट है वो ट्रेंचेस बना रही होती हैं। और ये ट्रेंचेस के कारण हो क्या रहा है कि हमारा जो क्रस्ट है वो अंदर जा रही है, और वही क्रस्ट के कारण लावा बाहर आ रहा है, और ये क्या एक माउंटेन रेंज बना रही है। ये देख रहे हैं आप माउंटेन जो कि यहाँ पे है, ये माउंटेन रेंज है, और इसी माउंटेन रेंज को हम एंडीज़ माउंटेन रेंज कहते हैं। तो ठीक है, ये ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कन्वर्जेंस के कारण बन रहा है, ठीक है। और भी ये है, ये चीज़ आपको जापान में देखने को मिल सकती है। जापान है, सॉरी ये अमेरिका है, ये जापान है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो लाइट ब्लू में है, और डार्क ब्लू में जहाँ पे लाइन एक दिख रही है आपको एकदम डार्क, वो एक कह सकते हैं ट्रेंचेस बना रही है, राइट। ओके। और एक लास्ट टाइप होता है कॉन्टिनेंटल ठीक है। इसमें क्या होता है, ये काफ़ी सिंपल है, दोनों सेम साइज़ के होते हैं, फिर भी जो एक ज़्यादा डेंस होगा वो दूसरे के नीचे आ जाएगा। तो होगा क्या, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें सबडक्शन जोन नहीं होता, इसमें फोल्डिंग होती है ना। दोनों जब एक ही साइज़ के हैं तो इसमें फोल्डिंग होगी और अपलिफ्टिंग होगी। बेसिकली इससे क्या होगा, फोल्ड माउंटेन बन जाएंगे, दैट्स इट। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, ऑफ कोर्स अपना हिमालय। ये देखिए आपको ये लाइन दिख रही है यहाँ से जहाँ मैंने अभी पिन किया और यहाँ तक, और भी जो ये अपनी इंडियन प्लेट है यहाँ तक, है ना। ये जो लाइन अगर आप खींचें पूरे इंडिया को देख के, तो आपको दिखेगा एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराई। तो जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई है, ठीक है। ये जो तिब्बत है ये यूरेशियन प्लेट में, तो इससे हुआ क्या है कि फोल्डिंग हुई है, और फोल्डिंग के कारण क्या बना है, माउंटेन। ये है माउंटेन्स, जो वही वाइट लाइन है ये माउंटेन्स है। तो ये उसका एग्जांपल है, और कई एग्जांपल मिलेंगे। जो भी एल्प्स है, ये देखिए वही लाइन है, ये जो टकराने का है, ये वाइट जो एल्प्स हैं ये भी फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से बने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, ये कहा गया कि अलग अलग प्लेट्स के अलग अलग मूवमेंट हो सकते हैं, वरी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई 4-5 सेंटीमीटर पर ईयर है, कोई 14-15 सेंटीमीटर पर ईयर भी हो सकता है। ओके, फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट। तो फोर्सेस ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या है कि इसमें दो फोर्सेस, इसमें जो फोर्सेस है, हीट विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, रेडियो एक्टिव डीके एंड रेजिडुअल हीट। तो बेसिकली इसमें अब इसमें क्वेश्चन ये है कि ठीक है प्लेट्स मूव कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, पर ये इंटरेक्ट करने के लिए इनके पास पावर कहाँ से आ रही है, और इनकी पावर अंदर कन्वेक्शन सेल से आ रही है, जो कि मैंने भी बताया था कि अगर प्लेट ऐसी है तो अगर इन्हें कोई मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक कन्वेक्शन सेल होगा जो कि इन्हें आपस में मूव कर रहा होगा। तो इससे क्या होगा, इनका कन्वर्जेंस होगा। और अगर यही उल्टा होते, ऐसा होते इनकी, तो ये डाइवर्जेंट हो जाते, ठीक है ना। ये इनका फोर्स है, और इनके लिए हीट कहाँ से आ रही है, रेडियो एक्टिविटी ऑफ अर्थ और रेजिडुअल हीट। मतलब रेजिडुअल हीट वो हीट है जब अर्थ फॉर्म हुई थी तो उसके बाद क्या होता है, अंदर का पार्ट ऑलरेडी गर्म था, तो उसके वो जो बची हुई हीट है वो रेजिडुअल हीट होती है। और जो रेडियो एक्टिविटी, मतलब जो भी अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो जब ब्रेक डाउन होते हैं उससे हीट निकलती है, उसे रेडियो एक्टिव हीट कहते हैं। तो बेसिकली जो ये कन्वेक्शन साइकिल हैं, इनको चलाने के लिए हीट कहाँ मिल रही है, तो इसके दो सोर्स हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, रेडियो एक्टिव डीके और रेजिडुअल हीट, ठीक है।
ओके, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। सो अभी जैसा हमने देख लिया कि हमेशा से टेक्टोनिक प्लेट मूव होती आ रही हैं और वो कभी जहाँ आ जा वहाँ नहीं थे। तो अब क्वेश्चन उठता है तो ठीक है, फिर इंडियन प्लेट कहाँ थे? तो मैंने अभी आपको बताया था कि इंडियन प्लेट कहाँ से कहाँ तक है। इंडियन प्लेट ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान, हिमालय के जस्ट साउथ से और यहाँ को पूरा यहाँ तक कवर करती है ना। कुछ म्यांमार का पार्ट भी यहाँ तक कवर करती है, ठीक है। तो ये प्लेट ये दिखाया गया कि कहाँ से बेसिकली ये 55 मिलियन ईयर्स अगो ये इक्वेटर के नीचे थी बेसिकली, और ये इक्वेटर से आ रही है। अब तो बस इतनी बात बताएगी, और एक और बात बताएगी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे दिखाऊँ, लेट्स सी, ट्राई करता हूँ। अच्छा, आप ये इंडियन प्लेट देख पा रहे हो। आप इमेजिन करो ये इंडियन प्लेट को पाकिस्तान के सहित आप इसको नीचे खींचो तो ये 50 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे थी। अच्छा, आपको एक बात पता होगी, हमारे डेक्कन में कौन सी बेसिकली सॉइल है जो कि वॉल्केनिक ऑरिजिन की है ना, ब्लैक सॉइल। पर हमारे यहाँ वॉल्केनो तो है नहीं वहाँ पे, तो फिर वॉल्केनिक सॉइल कहाँ से आई? तो इसका जवाब है यहाँ पे रियूनियन आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे एक रियूनियन आइलैंड है जो कि वॉल्केनिक आइलैंड है, मतलब वो इसके नीचे वॉल्केनो हॉटस्पॉट था, वहाँ से बना। तो हमारी जो इंडियन प्लेट थी वो कभी यहाँ थी, है ना, मतलब जो महाराष्ट्र रहा होगा वो रियूनियन के आसपास रहा होगा, डेक्कन प्लेट। उसमें क्या हुआ होगा कि रियूनियन हॉटस्पॉट से लावा निकला होगा और पूरे महाराष्ट्र को कवर कर दिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा कि ये प्लेट, इंडियन प्लेट यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पे यूरेशिया में टकरा गई और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। दैट्स इट, ये यहाँ पे कवर किया गया। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या की है, पूरी हिस्ट्री कवर कर दी है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, बस थोड़ा सा लिखा हुआ है कि प्लेट बाउंड्री कहाँ पे है और ये बेसिकली डेक्कन प्लेटू कैसे फॉर्म हुआ। तो आई थिंक वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक नेक्स्ट वीडियो इन सम टाइम।